भारत अभियान चला, चल रे चला, हो चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चल रे चला, हाँ चल रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, अभिनंदन, सुस्वागतम आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। अश्विन महीना शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि आज का दिन, जिसे हम शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, और वो आज ही का दिन है जब संस्कृत साहित्य के पहले महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि प्रकट हुए। दर्शकों, हिंदू सनातन धर्म एक महासंगम है वेदों, उपनिषदों, पुराणों और साहित्य का। हिंदू धर्म में साहित्य और संस्कृति दोनों ही एक अभिन्न अंग की भूमिका निभाते हैं। वैसे तो साहित्यकार बहुत हुए, लेकिन इन सभी साहित्यकारों में सर्वोपरि हैं ब्रह्मा के पौत्र और वरुण यानी कि प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि। आज महर्षि वाल्मीकि के प्रकट दिवस, महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर हम आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और आज के इस खास अवसर पर हम आ पहुँचे हैं दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि मंदिर में। तो आइए चलते हैं भीतर और महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी बातें करते हैं यहाँ के मुख्य सेवादार संत श्री कृष्ण साह विद्यार्थी महाराज से। अभिनंदन स्वामी जी, आपका कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। स्वामी जी, आज का ये पावन पर्व है, महर्षि वाल्मीकि का प्रकटोत्सव है। ऐसे में महर्षि वाल्मीकि के बारे में कई सारी किंवदंतियां हैं जो समाज में प्रचलित हैं। वस्तु स्थिति में महर्षि वाल्मीकि का क्या है इतिहास, थोड़ा सा प्रकाश डालें। महर्षि वाल्मीकि रामायण में उनकी भूमिका में आता है। एक बार महर्षि वाल्मीकि अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज के साथ में तमसा नदी पर विचरण कर रहे थे प्रातःकाल में। अचानक उनकी अंजुली में घायल अवस्था में एक क्रौच पक्षी का तीर लगे अवस्था में उनकी अंजुली में आ गिरा। जैसे पक्षी फड़फड़ाया तो उन्होंने ऊपर देखा कि कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है, तो उन्होंने ऐसे अंजुली कर ली, उसमें पक्षी आ गिरा। और पक्षी को जो उन्होंने घायल अवस्था में पक्षी को देखा, उनकी आंखों को, पक्षी की आंखें स्वामी जी की आंखों में देखा, जिस एक दया भाव से कि मुझे कोई इस वक्त में सुरक्षित करे। तो महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से एक जो छंद निकला, वही एक महान छंद बना। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समः यत क्रौच मिथुनादिकम अवधि। मयंक जी, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने अभी रामायण नहीं लिखी, अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज के साथ में तमसा में विचरण कर रहे हैं। भारद्वाज रामायण लिखने से पहले महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य बन गए हैं। तो यहाँ किंवदंती तो इसी विषय से खत्म हो जाती है कि महर्षि वाल्मीकि जी पहले से ही ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे। एक संदर्भ और सब लोग जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने राम के जन्म से पूर्व रामायण की रचना की। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रामायण की रचना लगभग 60,000 वर्ष पूर्व लिखी, कुछ कहते हैं कि रामायण की रचना 10,000 वर्ष पूर्व। तो अगर हम किसी भी चीज़ को स्थापत्य मान लें, हम ये कम से कम वाली को मानते हैं, 10,000 वर्ष पूर्व की मानते हैं। और ये भी नहीं, 10,000 को भी ना माने, तो ये तो हम है ही कि महर्षि वाल्मीकि जी ने राम के जन्म से पूर्व रामायण लिखी। और जो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में लिख दिया, वही राम जी का जब अवतरण हुआ, उनका जन्म हुआ, उन्हीं सारी मर्यादाओं को, उन्हीं सारी चीज़ों पर राम जी ने अपना अनुसरण किया। तो महर्षि वाल्मीकि जी तो त्रिकालदर्शी थे, पूर्व, भविष्य और वर्तमान की ज्ञाता थे। स्वामी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि न केवल साहित्यकार थे, बल्कि उनके पास अर्थशास्त्र का ज्ञान भी था, ज्योतिष का ज्ञान भी था। तो थोड़ा सा चाहेंगे कि आप उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। सत्य को प्रमाणित करने के लिए 2 मापदंड महापुरुषों ने स्थापित किए हैं। पहले तो यह है कि ग्रंथ प्रमाणित, और दूसरा है गुरु शिष्य परंपरा। जो चीज़ ग्रंथों में लिखी है वही महापुरुषों के मुख से भी निकली है, या महापुरुषों के मुख से निकली बातें वो ग्रंथ में प्रणीत हुई। महर्षि वाल्मीकि जी विज्ञान के ज्ञाता, विज्ञान के ज्ञाता थे, और पूर्व के तो उन्हें ज्ञान ही था।
तो वो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी, कौन सी ऐसी तकनीक थी, कौन सा ऐसा विज्ञान था, वो महर्षि वाल्मीकि जी का रामायण में जो विज्ञान था उसी विज्ञान से वो पुष्पक विमान उड़ते थे। उस समय में इतने बड़े कोई इंजन तो थे नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसी रहा होगा। तो महर्षि वाल्मीकि जी कालों के ज्ञाता थे, त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले थे। तो उनको कालों का, और महर्षि वाल्मीकि जी के विषय में जो आपने बताया ना कि साहित्य के तो जानकार थे, साहित्य के विषय में आपको एक बात यहाँ उद्घाटित करना बहुत आवश्यक बन जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी एक अपना हिंदी साहित्य के, उस समय में तो वैदिक संस्कृति थी, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने आज की हिंदी में गद्य पद में, हिंदी की एक कलात्मकता है ना, उसकी एक विशिष्टता है, उसमें गद्य हैं, पद्य हैं, उसमें अलंकार हैं, छंद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना जो की थी वो एक छंद में की थी, और उस छंद का नाम है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में 8 वाक्य ऊपर, 8 अक्षर ऊपर और 8 अक्षर नीचे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा संदर्भ भी इसके साथ में जुड़ता है। एक पूरी की पूरी रामायण को 100 करोड़ श्लोक महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखे, और 100 करोड़ श्लोक को एक ही छंद में लिपिबद्ध किया। तो यहाँ पर जो आपने पूर्व में किंवदंती वाली बात की थी, तो जिनको शब्दों का, जिनको अक्षरों का, जिनको भाषा का, जिनको संस्कृति का इतना प्रगाढ़ ज्ञान है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वाल्मीकि जी को 2 शब्द नहीं आए, ये सरासर बहुत मिथ्या, एकदम मिथ्या बात है कि महर्षि वाल्मीकि जी तो शब्द के, साहित्य के और उसके वैदिक संस्कृति के ज्ञाता थे, जानकार थे। स्वामी जी, जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि जन उपयोगी कैसे उनके उपदेश हो सकते हैं, महर्षि वाल्मीकि के कैसे ज्ञान, उनके उपदेश लोगों तक पहुँचे, इतिहास में भी और आज भी हम चाहेंगे कि उनका ज्ञान जनमानस तक पहुँचे, उसके लिए क्या खास प्रबंध किए हैं आज के इस शुभ अवसर पर आपने? महर्षि वाल्मीकि जी ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, 2 प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं महर्षि वाल्मीकि जी। एक व्यवस्था तो ये है, जिन व्यक्तियों को संसार अच्छा लगता है, जो व्यक्ति परिवार में रह के आचरण शुद्ध रखते हैं अपना, उनके लिए रामायण दिया। योग वासिष्ठ उनका एक ग्रंथ है जिसमें योग के द्वारा वासिष्ठता को प्राप्त करना। योग का अर्थ है कि इस जीव का और उस परम तत्व से मिलन, योग जुड़ जाना। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने योग वासिष्ठ एक उनका ग्रंथ है, योग के द्वारा वासिष्ठता को प्राप्त कर लेना, अर्थात उस परम तत्व से इस जीवात्मा का मिलन होके उस विस्तार को प्राप्त कर लेना, जो समग्रता को प्राप्त करना, उस महानता को प्राप्त कर लेना, जो उसमें विलीन हो जाना, जहाँ से कोई आने जाने का पूर्ण। तो योग वासिष्ठ में महर्षि वाल्मीकि जी ने योग के माध्यम से संसार से छूटने का मार्ग भी उन लोगों को बताया जो संसार से विरक्ति चाहते हैं, संसार से छूटना चाहते हैं, जिनको वैराग्य होगा। वैराग्यों के लिए दूसरा रास्ता बताया, और संसार में रहने वाले लोगों के लिए कि हम कैसे संसार में रह के अपने जीवन को एक सुसज्जित करें, अपने जीवन को सही मार्ग पर लेकर जाए, अपने जीवन को कैसे धर्मनिष्ठ होकर हम लोग चले, कैसे मर्यादित होकर चले, परिवार एक कैसा सुसज्जित परिवार हमारा होना चाहिए, संस्कारित परिवार कैसे रहेगा। तो ये रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने दिया। वाकई स्वामी जी, आपने जो ये जानकारियाँ हमें दी, जो बातें आपने बताई, ये रोचक भी हैं, लाभदायक भी हैं, ज्ञानवर्धक भी हैं, और निश्चित तौर पर इससे हमारे दर्शकों के ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी और वो भी सन्मार्ग पर चलने का मार्ग प्रशस्त होगा उनका। तो राष्ट्र सेवा हमारा सबसे पहला धर्म कहा गया है, मातृभूमि को माँ से बढ़कर माना गया है, और ऐसे में संदर्भ प्राप्त होते हैं कि यही वो प्रांगण है जहाँ पर महात्मा गांधी आए थे। इसी प्रांगण से उन्होंने देशवासियों के बीच में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना, देशभक्ति की अलख जगाई थी। तो हम चाहेंगे आपसे कि आप हमको बापू की कुटिया में ले चलें और वहाँ की रोचक बातें, वहाँ की विशेष बातें भी हमें बताएं। तो चलिए दर्शकों, आपको भी लेकर चलते हैं बापू की कुटिया में। मैं तो जानकार आदमी हूँ, हर जगह पे ये चीज़ मैंने कह दी है, कोई आज मैं नई बात सुनाना चाहता हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी शिविर चल रही है और वहाँ
सफाई का काम कौन करे? तो कहा यह जाता है कि सफाई का काम के लिए झाड़ू वालों को रखो, झाड़ू वगैरह देना है, वो दूसरे काम करेंगे, लेकिन वो सब करेंगे। अगर ऐसा करें तो मैं आपको कहता हूँ कि वो हमारा काम दिल्ली में चल नहीं सकेगा। थोड़ी सा तो मैंने इशारा तो इस बारे में कर दिया था, लेकिन मैं वो ऐसी चीज़ है कि बार बार मैं कह सकता हूँ। तो हम जो कैंपों में नहीं पड़े हैं उनका एक धर्म हो जाता है कि हम वो शुरू कर दें ना, अपना आंगन है उसको साफ रखने का, अपने पैखाने है उसको साफ रखने का, तो वो चीज़ की सुवास अपने आप फैल जाएगी। उसका असर वो जो छावनियों में पड़े हैं उन पर होगा। मैं ऐसे बना हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमने हमारे धर्म पर एक बड़ा कलंक लग गया है, अस्पृश्यता रूप। तो अस्पृश्यता को मिटाने के लिए हम खुद अस्पृश्य बन जाएं। अगर हम अस्पृश्य बने तो मानी भंगे बने, झाड़ू निकालने का काम करें, वो कोई खराब काम थोड़ा है, वो तो बहुत अच्छा काम। स्वच्छता रखना वो तो धर्म है, तो वो तो धार्मिक काम हो जाता है। तो अगर हम सब अस्पृश्य बन जाए तो हम दो काम कर लेते हैं कि एक तो अस्पृश्यता का जो कलंक है उसमें काफ़ी बाकी रहा है, उसका नाश हम कर लेते हैं। और दूसरा, दिल्ली को खूबसूरत बना सकते हैं। और जो कैंपों में पड़े हैं लोग वो समझेंगे कि दिल्ली के लोग अपना काम ऐसा अपने आप करते हैं, तो पीछे हम कैसे यहाँ पड़े रहें और उम्मीद करें कि नहीं दिल्ली में हमको सफाई करने वाले भेजो। मैं आपको कहूँगा कि मेरे हाथ में अगर कैंपों को चलाने का रहे तो उनको तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये आपको साफ करना होगा। तो सुनिए आपने गांधी जी की आवाज़, क्या कहते थे वो कि दिल्ली तभी साफ़ सुथरी हो सकती है और पूरा देश तभी साफ़ सुथरा हो सकता है जब हम सब मिलकर साफ़ सफाई रखें, जब हम सब एक अपनत्व की भावना जागृत करें। स्वामी जी, कितना ज़रूरी आप समझते हैं हर प्रत्येक नागरिक के अंदर अपनत्व की भावना के जागृत होने का? गांधी जी का स्वप्न था कि स्वतंत्रता से पहले हम लोग स्वच्छ रहें, लेकिन हम स्वतंत्र तो हो गए, हमारी मानसिक स्वतंत्रता और मानसिक स्वच्छता अभी कुछ नहीं हो पाई है। और गांधी जी का जो स्वप्न है मुझे लगता है कि इस बारे में अधूरा रह गया। यहाँ अभी वर्तमान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 2 अक्टूबर को यहाँ से स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया था। मुझे लगता है शायद माननीय प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण यही रहा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता के इस मूल मंत्र को अपने जीवन में अवतरित करे। और गांधी जी को यदि हम अपने देश का राष्ट्रपिता मानते हैं, उनका यदि हम आदर करते हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर हम चलें, उनका बताया मार्ग ये था कि हमको प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गंदगी को स्वयं साफ करना चाहिए। और गांधी जी तो इससे भी आगे की बात कहते थे कि सार्वजनिक तौर से अगर किसी ने जैसे शौचालय की बात आपको कही, तो प्रत्येक व्यक्ति एक दिन अपना दायित्व लगाए, स्वतः दायित्व लगाए उसको साफ करने का। तो गांधी जी का जो सिद्धांत था मुझे लगता है कि वर्तमान समय में नितांत आवश्यक है, जिसका निर्वहन नहीं हो पा रहा है। वाकई स्वामी जी, कुछ बातें अव्यक्त होती हैं और दर्शकों ऐसी ही कुछ अव्यक्त बातें हैं और कुछ बातें व्यक्त भी करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। वो अक्सर अपनी मन की बात देशवासियों के साथ साझा करते हैं और पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात कह रहे थे तो उन्होंने ये वाकया बताया कि उन्हें एक आदेश प्राप्त हुआ है एक नन्हे बालक से। लोकतंत्र की ताकत देखिए, एक छोटे बालक ने प्रधानमंत्री को आदेश किया है, लेकिन वो बालक जल्दबाजी में अपना नाम बताना भूल गया है। तो मेरे पास उसका नाम तो है नहीं, लेकिन उसकी बात प्रधानमंत्री को तो गौर करने जैसी है ही है, लेकिन हम सभी देशवासियों को गौर करने जैसी है। सुनिए ये बालक हमें क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आपने स्वच्छता अभियान चलाया है उसके लिए आप हर जगह हर गली में डस्टबिन लगवाएं। इस बालक ने सही कहा है, हमें स्वच्छता एक स्वभाव भी बनाना चाहिए और स्वच्छता के लिए व्यवस्थाएं भी बनानी चाहिए। मुझे इस बालक के संदेश से एक बहुत बड़ा संतोष मिला। स्वामी जी, मोदी जी का ये सपना है कि भारत पूरी तरह से स्वच्छ हो जाए और गांधी जी का भी ये सपना था। मोदी जी ने इसी प्रांगण से, इसी मंदिर में आकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। कितना महत्वपूर्ण आप आंकते हैं इस अभियान के लक्ष्य को?
प्रधानमंत्री तो बार बार कहीं से आकर जो है ना स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ नहीं कर पाएंगे, डेली वो झाड़ू अपने हाथ में नहीं ले पाएंगे। वो तो देश के लोगों को संदेश दिया, उसने प्रेरणा भी दी। तो प्रत्येक उनके इस कार्य से प्रेरणा लेकर इस स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाए। स्वामी जी, आपने इतनी सारी बातें हमसे साझा की, इतनी जानकारियाँ हमें दी, इस कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वाल्मीक भगवान जगत के उपकारी, मेरे वाल्मीक भगवान जगत के उपकारी। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये सब बातें सुनाने के बाद, चूँकि मौका है उल्लास का, पर्व है उत्सव का, तो क्यों ना आपको दिखाया जाए एक नुक्कड़ नाटक जिसमें स्कूल के विद्यार्थी कैसे स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने का संदेश दे रहे हैं। आइए खुद देख लीजिए। नमस्कार, आपके समक्ष प्रस्तुत है शहीद राजपाल डीएवी पब्लिक स्कूल दयानंद विहार के नाटक ग्रुप द्वारा एक नुक्कड़ नाटक जागृति। छुट्टी का दिन है, सोने में नहीं देता यार। कौन है सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख रखा है? कौन है यार? अरे क्या हुआ, गांव में कोई नया दूधवाला आया है क्या? ए रामू बाबा, अरे क्या हुआ आज? क्या दूध गिर गया? किससे लड़ाई हो गई? मैं बता रहा हूँ, ये गांव सिर्फ रामू दूध वाले का दूध पिएगा। अरे क्या हुआ? लड़ोना लड़ोना, पूरी बात थारे को ही बता देंगे। अभी शांति से बैठ जा। कौन है? कौन है? तेरे खमका भी तो बताओ। अरे ताई, क्या हो गया? अरे कौन है? तनिक हमको भी तो पता चले। जो भी आया हमें क्या? अरे पता तो होना चाहिए कौन आया है। क्यों झिकझिक करती है? छोड़ ना। चल हट पोगली, मैं झिकझिक करती हूँ, हमको भी तो पता चले कौन आया है। अरे कौन आया है? तनिक बताओ तो सही। अरे माई, तनिक सबर तो रखो, बताते हैं। आईना आया है। आईना? मतलब नाटक कंपनी। नाटक? अरे हाँ भाई हाँ, नाटक। ये आईना थिएटर ग्रुप नाटक लाया है जागृति पर। जागृति? इस बार कौन सी जागृति लाया है? हर बार कोई ना कोई जागृति ले आता है। पिछली बार पल्स पोलियो लाया था, इस बार कौन सी लाया है? इस बार ये नाटक ग्रुप स्वच्छता पर जागृति लाया है। स्वच्छता पर? मैं तो नहा कर आई हूँ और मैंने भी अपने घर का झाड़ू पोछा कर लिया है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी देश की स्वच्छता का क्या? वो कैसे? खुद ही देख लो। चली गई, झाड़ू नहीं लगाना क्या? झाड़ू तो हो गया, पर इस कचरे को कहाँ डालूं? अरे वो देख, इतनी बड़ी रोड नहीं दिखे तेरे को, वहीं फेंक दे, हमारा क्या जाता है। चलो फिर यही डाल देती हूँ। चल मेरे लिए चाय बना ला। हाँ। अरे राम राम राम, ये सुबह सुबह घर के आगे कचरा किसने डाल दिया? ओए हिम्मत है तो सामने आ। हाँ मुझे पता है किसने डाला है, हिम्मत है? हाँ किसी में हिम्मत मेरे सामने आ जाए, आज ही मैं कूड़ा इसके घर के आगे डालती हूँ। हाँ? अरे ओ सफाई वाले भैया आया जी, आके काम कर, पूरा दिन बीड़ी पीता रहता, देख कितने कचरा पड़ा है यहाँ पे। ठीक है जी, कर देना साहब। सफाई करा कर, नहीं तो तेरी शिकायत कर दूंगी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। कैसन हो?
अरे क्या बताएं भैया, तनिक संकट में है। अरे भैया आपका हो गया? अरे पड़ोसन का चक्कर में न जाने कितनी बार ड्यूटी कर रहे। सही कह रहे हो भैया, पहले हफ्ते में से एक बार ड्यूटी करते थे, अब तो रोज ड्यूटी करते हैं। क्या कर सकते हैं, काम तो काम है। हाँ भैया, इस पापी पेट को भी तो पालना है, क्या जमाना आ गया है। तो काम ही कर लेते। राम राम भैया। राम राम भैया, काम करो हम लोग तो। अरे भैया ये कूड़ा इधर उधर कर डाल रहे हैं, एक साइड कर। अरे यहाँ ना फेंके तो सर पे लेके जाए। मैंने कहा बोला सर पे लेके जाओ, मैं तो ये बोल रही हूँ मेरी नाली में ना फेंक, कूड़ेदान में डाल। अरे नाली में ही तो फेंके, सड़क पे फेंके तो तुम फिर सड़क पे चढ़ते हैं। पता है तूने मेरी नाली बंद कर दी, अब यहीं से मच्छर और मक्खी पैदा होंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे? वो ही हमारे खाने में जाएंगे और बीमारियां फैलाएंगे। वो कैसे? खुद ही देख ले। अरे कल तो बड़ा बोल रही थी चोली भी खा ले, चोली भी खा ले, देख कितना दर्द हो रहा है। मेरे भी तो पेट में दर्द हो रहा है। और जलेबी खाने को मैंने कहा तो कहा, गोले खाने को किसने कहा था? कल खुद कह रही थी जा जलेबी ले आ, जा गोले ले आ, जलेबी का गोले के साथ मजा आता है। अच्छा अच्छा पगली चुप हो जा, दवाई तो ला दे कम से कम। ला देती हूँ जलेबी ले लो, जलेबी। यही है वो जलेबी वाला, यही है वो गोले वाला। पकड़ो इन्हें, पकड़ो। गौर से देखिए इस जलेबी और गोले वाले को। इनकी गंदी जलेबी की वजह से हो गए इस गांव के सारे लोग बीमार। अरे टीवी वाले आए, टीवी वाला। अरे माँ अभी तो तू बीमार थी, खड़ी कैसे हो गई? चल हट पगली, मेरा तो बचपन का सपना है टीवी में आने का। अच्छा इधर आ। तो आइए इस गोले वाले से पूछते हैं इसने गोलों के अंदर जहर क्यों मिलाया। अरे बाबूजी कैसी बातें कर रहे हो, हम तो गरीब लोग हैं, बाल बच्चे वाले लोग हैं, यही तो हमारी रोजी रोटी है, हम जहर मिला देंगे तो हमारा क्या होगा। तो देखा आपने कैसे इनके अनुसार ये एकदम निर्दोष है, परंतु क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से सब लोग बीमार हो गए। आइए इन्हीं ताऊ से पूछ लेते हैं। अरे ताऊ आपका क्या कहना है? अरे इमरजेंसी है। इमरजेंसी है? ऐसी कौन सी इमरजेंसी है, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई फ्री होने दो। ये ताऊ तो यहाँ पर फ्री हो रहे हैं। अरे वो टीवी वाले भैया, उन ताऊ से क्या पूछते हो, हमसे पूछो, हम इस गांव का सरपंच है। तो सरपंच जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये सारी गलती, अरे वो पगली हट, ये सारी गलती इस टीवी वाले, इस गोले वाले और इस जलेबी वाले की है। इसने ही सबके खाने में जहर मिलाया और सबको बीमार कर रखा है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो देखा सब लोगों ने, इस गांव के सरपंच जी चाहते हैं कि सारे मसले की सीबीआई जांच हो। आइए इस गांव की औरतें क्या कहती हैं उनसे पूछते हैं। आपका क्या कहना है? वो कल हमने थोड़ी सी जॉली भी खा ली थी और 2-4 गोले भी, तो पेट में दर्द और सर में दर्द हो गया था, इस पगली ने खिला दी थी। झूठी है झूठी, बहुत सारी जलेबी खाई थी और 4-5 गोले खाए थे, तभी उल्टियाँ और मुझे परेशान। चल पगली आजा, मैं तेरे को बताती हूँ। और आप क्या कहना चाहते हैं इस सब के बारे में? मेरा क्या कहना होगा, पेट में जब दर्द होता है तो कैसा लगता है। और आप क्या ये सुबह से लगा रखा है, हर आधे घंटे में कोई ना कोई रिपोर्टर आया जा रहा है, क्या हमें और कोई काम नहीं है या तुम्हारे जवाब ही देते रहेंगे? और तुम दोनों माइयों का क्या कहना है? बस पूछो मत, पेट में दर्द। चल हट, मुझे शर्म आती है। इनको तो शर्म आती है। तो देखा सारी गलती सिर्फ गोले वाले और जलेबी वाले की ही थी। अरे भैया मेरी तो सुनो, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस गांव का मास्टर हूँ। तो बताइए फिर। ये ना गोले वाली या जलेबी वाली की नहीं, ये हम सबकी गलती है। हमारी गलती? जरा बताइए कैसे? ये हम ही लोग हैं जो खुले में शौच करते हैं, जिसमें मक्खियाँ पैदा होती है जो हमारे खाने में बैठती है। अब आप ही बताइए इसमें इसका क्या दोष है? आप भाई मेरे बात समझ में, ये जलेबी वाले की नहीं, हमारी अपनी गलती है। अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस गांव में सबसे पहले शौचालय बनवाऊं ताकि कोई खुले में शौच ना करे, ताकि मेरा गांव स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। बहुत बढ़िया भाई, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सब अपने आसपास गंदगी ना फैलने दे, खुले में तो शौच बिल्कुल ना करें और अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। तो आइए हम सब शपथ लेते हैं कि हम अपने घरों को, गाँव को, गलियों को, सड़कों को, मोहल्लों को, शहरों को, नदियों को, नहरों को, स्कूलों को, बागों को, देश को, राष्ट्र को स्वच्छ रखेंगे।
ना ही कूड़ा फेंके और ना ही फेंकने देंगे। हर एक मोहल्ले में 2-3 शौचालय बनाएं और बापू का ये सपना साकार करें। 4, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। फूलों ने अपने गांव के हर तरसते नल को देखा, दूषित होते जल को देखा और बोली, अगर जमाना बदला है तो मेरा गांव क्यों नहीं। उसने लोगों को जागरूक किया, जल एवं स्वच्छता समिति को दोबारा सक्रिय किया और झट से बन गया नया तरीका पानी की हर समस्या सुलझाने का। और अब से ऐसे ही चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो दर्शकों, आज का ये खास अंक आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रियाएं ज़रूर हमें भेजें, या फिर आपके मन में है कोई भी सवाल या सुझाव तो हमें लिख भेजिए हमारे इस पते पर। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 11000 आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sb@ddkdelhi.org.in। और अगर आप चाहें हमारे एपिसोड्स को पुनः देखना तो आप दूरदर्शन नेशनल के YouTube लिंक के ज़रिए हमारे इन एपिसोड्स को दोबारा देख सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो फिलहाल इस अंक में मयंक को दीजिए इजाज़त। दर्शकों, नमस्कार।